नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम दुबे और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। अब मेरे साथ देखिए राजधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। केंद्र के समान महंगाई भत्ते से मत अन्य मांगों को लेकर प्रदेश भर के कर्मचारियों सहित न्यायधानी के शासकीय कर्मियों ने किया आंदोलन। मांगे पूरी किए जाने को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। एक दिवसीय हड़ताल पर रहे कर्मचारी। विभिन्न समस्याओं को लेकर रहवासियों ने घेरा निगम कार्यालय। निगम ने 1 महीने के भीतर समस्याओं का निराकरण करने का दिया भरोसा। मूलभूत सुविधा से वंचित रहे रहवासी। एनीकट के तेज बहाव में बहा युवक, गोताखोरों के द्वारा की जा रही तलाश। 10 गात्र कार्यक्रम में नदी में नहाने के लिए उतरा था युवक। जेके कॉलेज में आयोजित हुआ इंजीनियर्स डे और फ्रेशर्स पार्टी कार्यक्रम। दिन के महत्व को विद्यार्थियों के बीच किया गया साझा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को दुर्ग में शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान जिला अस्पताल के सामने मुख्यमंत्री कारकेट की 2 वाहन आपस में टकरा गए। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं इस हादसे में मुख्यमंत्री की गाड़ी बाल बाल बच गई, जबकि कारकेट की 2 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। बताया जा रहा है कि यह घटना अचानक गाय के सामने आ जाने से हुआ। गाय को बचाने के चक्कर में गाड़ियां टकरा गई। हादसे के बाद मुख्यमंत्री का काफिला सीधे प्रथम बटालियन के लिए रवाना हो गया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा प्रदेश के शासकीय सेवकों को मोदी की गारंटी के तहत केंद्र के समान देय तिथि से 4% महंगाई भत्ता जुलाई 2019 से देय तिथि पर लंबित महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का जीपीएम खाते में समायोजन करने के साथ ही मध्य प्रदेश की भांति 300 दिवस अर्जित अवकाश, नकदीकरण, 4 स्तरीय समयमान, वेतनमान, केंद्र समान गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करने की मांगों को लेकर शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। बिलासपुर कर्मचारी अधिकारी संघ ने भी नेहरू चौक में 1 दिवसीय हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर जिला कार्यालय को ज्ञापन सौंपा है। रुक रुक कर हो रही बारिश के दौरान भी इनका आंदोलन जारी रहा। जिला संघ ने बिलासपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग पूरी किए जाने की मांग सरकार से की है। महंगाई भत्ता सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर आज चौथे चरण में पूरे छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर आज हड़ताल पर रहे और पूरे ब्लॉक, जिला सभी कार्यालय आज बंद रहे और हमारी मांगें जायज़ है। मोदी गारंटी के तहत हम लोग यह मांग रखे हैं, क्योंकि मोदी सरकार, अभी जो सरकार है उनके द्वारा जब विपक्ष में थे उनके द्वारा घोषणा पत्र में क्या था कि यदि हमारी सरकार आती है तो मोदी गारंटी के तहत आपको महंगाई भत्ता, 4 स्तरीय वेतनमान, 2 HR, ये सारी घोषणाएं उनके द्वारा की थी। आज शानदार 7 से 8-10 महीना हो गया, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई संतोषपूर्ण मतलब कि जवाब नहीं दिया जा रहा है, जिसके समर्थन में आज पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी आज हड़ताल पर। देखिए, वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी शासन में आने के पहले अपने जन घोषणा पत्र में जो 4 स्तरीय वेतनमान और महंगाई भत्ता वगैरह को लेकर के उन्होंने जन घोषणा पत्र में शामिल किया और वादा किया था कि हमारी सरकार जैसे ही आती है 100 दिनों में हम आपकी पूरी जायज़ मांगों को पूर्ण कर देंगे। उसके बाद आज 10 महीने हो गए, उसके बाद भी उस पर किसी प्रकार के सकारात्मक निर्णय लेने के कारण पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में निराशा और आक्रोश व्याप्त है और इसी का परिणाम है कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को आंदोलन के लिए विवश होना पड़ा है। 4 सूत्री मांगों के लिए ये चौथे चरण के आंदोलन है, जिसके तहत पूरे कार्यालयों में काम बंद, कलम बंद हड़ताल के रूप में किया गया है निर्धारित, और इसी के कारण सारे कर्मचारी दफ्तर बंद करते हुए और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद करते हुए आज हड़ताल में शामिल हुए हैं। और यदि ये मांगें पूरी नहीं होती हमारी आज के बाद, तो कर्मचारी का फेडरेशन ने निर्णय भी लिया है कि इसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बाध्य हो जाएंगे। आज हम फेडरेशन के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को मनवाने के लिए गिरते पानी में ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारी मांग पूरी नहीं करेगी, सरकार ध्यान नहीं देगी तो आगे संघर्ष हमारा जारी रहेगा। भी मातृशक्ति और भाई सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी छत्तीसगढ़ शासन सरकार हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरी करे। और ऐसा क्या हो गया कि हमको अपनी जायज़ मांगों के लिए हमको यहाँ पर सड़क पे उतरना पड़ा और धरना देना पड़ा, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी छत्तीसगढ़ शासन हमारी जायज़ मांगों को अवश्य पूर्ण करेगी और शीघ्र। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर 4 सूत्री मांगों को लेकर के
सरकार के एक लगातार वादा खिलाफी का, जिसमें मोदी जी की गारंटी को लेकर के आश्वस्त किया गया था। 11 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी जब कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं हो रही है, ऐसे समय में 4 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारी एक तरीके से आक्रोश है। आक्रोश को लेकर के ये आंदोलन में परिणति बनी है। 4 सूत्री मांगे हमारी है, जिसमें महंगाई केंद्र के सामान दिए जाने की बात हुई थी, वो भी नहीं हुई है। HR गरीबाड़ा भत्ता की बात वो भी नहीं हो पाई है। 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान माननीय डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो बिलासपुर के साइंस कॉलेज में ही आकर के कहे थे, वो भी मांग अभी अधूरी है। इस प्रकार से हमारी पूरी 300 दिवस का जो अर्जित अवकाश है मध्य प्रदेश की तर्ज पर, इनको लेकर के हम आंदोलनरत हैं और कर्मचारी हमारी मांगे नहीं मानती। ये चौथे चरण का आंदोलन है। 5वें चरण पे हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने के लिए बाध्य होंगे। कितनी जनसंख्या मौजूद है लगभग अभी हमारे यहाँ लगभग एक ऊपर नीचे बैठे 1,500 से 2,000 के कम से कम में है। पूरे शासकीय कार्यालय कामकाज ठप है, पूरी तरीके से बंद है। जो सूचनाएं हमको ग्रामीण क्षेत्र के रहवासी बेजा कब्जा किए जाने की शिकायत से खासे परेशान हैं और तंग आकर वे अपनी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। दरअसल लोखंडी के रहवासियों को नोटिस दिया गया है कि उनके द्वारा किए जा रहे निर्माण अवैध है, जबकि ग्रामवासियों को कहना है कि वे पिछले लंबे समय से शासकीय जमीन पर काबिज हैं और उसी में उनके द्वारा मकान बनाया जा रहा है। इसका उनके पास वैध पट्टा और जमीन के कागजात भी हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता द्वारा उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। इसकी वजह से गांव के नागरिक खासे हलाकान। समस्या है तो हमार पुरखा 5 पीढ़ी के पुरखा आज पुरखा मन जड़ कोड़ के अंदर में डबरा में बसे हैं और जंगल को बचाने के खातिर आज हम सब उमड़े हैं। तो हमर जंगल के बचाए बर रखत हन तो जंगल में आके किसका वजह से बसत है? कौन मन बसत है? बाहर से आके बसत है और हमर बसबो हमरो तो बच्चा है, हमार नहीं बच्चा, हमार बच्चा लोग कहाँ पर बसाबो? सबको शिकायत करे मतलब कोई आवे नहीं करे यहाँ। क्या कहना है? वो मन क्या कहते कुछ बोलबे नहीं करे। तो हमार कहना है तो टूटना चाहिए तो सबके टूटना चाहिए और नहीं टूटा तो कोकरो मत टूटाए। हमन आयन भैया यहाँ ला जेन हमार गांव में बेजा कब्जा करे जात हे भाई तेखर मामला ला यहाँ हमन हा अपन कलेक्टर साहब करा आए हमन लेके। और ऐसे है कि हमारे गांव में जो है अधिक से अधिक घर बन चुके हैं 200 से लेकर 300 तक बेजा कब्जा ज़मीन में। अब हमारे जो ग्रामीण है वो खुद के ज़मीन में अपन घर ला बनावत है, एला बाहरी वाले मन आके उला रोक लगावत है और रोक लगा के उमला धमकी दिए जाते है कि मैं बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ, ये लगा बनावत है घर, एला तुहर कोई मतलब नहीं हो। एमा हमन हाँ नोटिस भी दे डरे उमन हाँ। तब बोले हमन अपन खुद के भुइयाँ कही के अपन खुद के भुइयाँ आवे पट्टा ओखर खुद के जब नाम में है तेला बनावत हन ते ओ हर आया के हमारा बीच में रोक लगावत है। एक महिला आते वो हर बीजेपी कार्यकर्ता है और ओखर नाम है सरोज केरकेट्टा। और वो हर अभी ऐसे बोले है कि 30 तारीख के मोर करा पूरा तोड़े के का है मोर करा नोटिस है भाई और वो घर बने बुनाया घर ला आके मैं तोड़वा दूँ कही और 30 तारीख के नोटिस दे दिए है भाई और वही ला हमन रोकवाए बर हमन अपन कलेक्टर साहब करा आए हमन। कलेक्टर साहब बोले है कि एक हर जो आप मन दिए हवा एला हमन हा बंद करवाबो आप मन सुनिश्चित रहा वैसे के बोले है। शिवसेना सिंधे बिलासपुर की महिला सेना इकाई द्वारा वार्ड नंबर 48 मोपका की नाली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए नगर निगम आयुक्त बिलासपुर को ज्ञापन सौंपा गया है। वार्डवासियों ने अपनी वार्ड की समस्याओं की जानकारी निगम आयुक्त को दी, जिससे कि बाद ग्राम पंचायत को नगर निगम में शामिल करने की बात कही गई, लेकिन वार्ड में उनको नगर निगम द्वारा दी जाने वाली सुविधा नहीं मिल पा रही, इसका भी जिक्र किया गया। और नगर निगम द्वारा सभी प्रकार के टैक्स दिए जा रहे हैं वार्डवासियों के द्वारा। नगर निगम द्वारा जिन ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया उनके साथ सौतेला व्यवहार किए जाने की बात सामने आ रही है। मोपका क्षेत्र में लोगों का नक्शा भी पास नहीं हो रहा, जिसके कारण भी लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है। इस तरह की समस्या और विवादों को नगर निगम द्वारा समस्याओं का निराकरण 15 दिनों के भीतर करने की मांग की गई है। रोड, नाली, बिजली के नाम से आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? विवेकानगर कॉलोनी मोपका। कब से समस्या आपके वार्ड? ये हो गया 10-11 साल से हो गया। आधी रोड बन चुकी, आधी नहीं बनी, उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। पहले और शिकायत की थी आपको? इसके पहले नहीं की है। इसके पहले जी हम लोग नगर निगम ऑफिस आए हैं। विवेकानंद कॉलोनी है, वहाँ पे नालियों की समस्या है, रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पे काफ़ी गड्ढे हैं, हाईवा चलती है, जिसके कारण रोड का तो पता ही नहीं। लोग आने जाने में इतने ज़्यादा परेशान हैं
कि उनको मन के वहाँ पर रहना ही मुश्किल है। लोग वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह जाने पर विवश हो चुके हैं और हम नगर निगम आयुक्त जी से यही डिमांड करते हैं कि वहाँ पे जल्द से जल्द जांच पड़ताल करके वहाँ पे उचित कार्रवाई करें, वहाँ पे नाली और रोड की समस्याओं का निजात करें, जिससे कि वहाँ की जनता एक अच्छे से जीवन यापन कर सके। हमार रोड है बहुत ख़राब है, पैदल जा नहीं सकन, नाली के प्रॉब्लम है, लाइट के प्रॉब्लम है, कचरा वाला भी नहीं आए, गाड़ी स्कूल बस नहीं आए, लड़का मन स्कूल जा नहीं पाए। इसमें बड़े-बड़े हाईवे आते हाँ हाईवे आते जेसीबी आते, रात कन चलते, वही हमन सुबह टाइम पूरा परेशान हो जाता है, पूरा गड्ढा मन में पानी भरा रही थे। तोरवा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 43 के दो मुहानी निकट के पास 32 वर्षीय राकेश धीरज उर्फ लाला नदी के तेज बहाव में बह गया। दरअसल दो मुहानी का रहने वाला राकेश धीरज दशगात्र कार्यक्रम के मध्य नजर अरपा नदी में नहावन के लिए गया हुआ था। इसी दौरान नदी में उसका पांव फिसल गया और वह नदी की गहराई में और बहाव में फंस गया, जिससे वह दूर तक बहता निकल गया। लोग जब तक उसे बचा पाते तब तक वह बहकर आगे निकल चुका था, जिसके बाद इसकी सूचना तोरवा थाने में दी गई। तत्काल एसडीआरएफ मौके पर पहुंचे और गुरुवार दोपहर से युवक की तलाश नदी में की जा रही है, लेकिन शुक्रवार तक युवक के लापता होने से और उसके खोजने की कार्रवाई निरंतर चलती रही। बताया जा रहा है कि युवक राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ है और लंबे समय से दुमुहानी में ही निवासरत है। वहीं युवक के बहने की खबर लगते ही आसपास के ग्राम में मातम पसर गया और युवक को खोजने वे भी अपने स्तर पर प्रयास करते रहे, लेकिन युवक का अभी तक पता नहीं चल सका है। वार्ड क्रमांक 42 सहित चंद्रशेखर आजाद नगर में क्षेत्र के युवाओं ने यहां पार्षद के द्वारा सामुदायिक भवन में अवैध कब्जा करने की शिकायत की है। इसके बाद पार्षद ने इस पर सफाई दी है। क्षेत्रवासियों ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ लगातार असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है और सामुदायिक भवन नहीं होने से उन्हें छोटे मोटे कार्यक्रमों के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसे देखते हुए उन्होंने पार्षद से यहाँ सामुदायिक भवन बनाने की मांग की थी, जिसमें असामाजिक तत्वों का डेरा खत्म हो जाए और यहाँ कार्यक्रमों के लिए एक स्थान मिल सके। इस समस्या को देखते हुए वार्ड पार्षद के द्वारा नगर निगम में प्रस्ताव देते हुए यहाँ सामुदायिक भवन बनाने के लिए प्रस्ताव रखा, जहां अपनी पार्षद निधि से 1 लाख भी भवन बनाने के लिए निगम को दिया गया। इसके बाद यहां प्रस्ताव बनाने के साथ साथ इसकी प्रक्रिया पूरी हुई और सामुदायिक भवन का निर्माण शुरू करा गया। लेकिन अब कुछ युवाओं के द्वारा इस पर आरोप लगाया जा रहा है कि वार्ड पार्षद के द्वारा इस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। जहां स्थान पर हो रहा है यह कब्जा, वहां का वीडियो के साथ पार्षद में भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वार्डवासियों का कहना है कि यहाँ लगातार असामाजिक तत्वों का डेरा रहता था, जिसके बाद यहाँ सामुदायिक भवन बनाने की मांग उनके द्वारा की गई, जिस पर अब अमल हो रहा है। इसके साथ ही वार्ड पार्षद का कहना है कि जिन लोगों ने उन पर अवैध जमीन कब्जे की शिकायत की है वह पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि इतनी ऊंची राजनीति वे कभी नहीं करते। उनके पास स्वयं का रोजगार है, लिहाजा उन्हें अवैध कब्जे जैसे कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं अब सवाल यह उठता है कि जब नगर निगम प्रशासन के द्वारा उक्त सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है तो फिर अवैध कब्जे जैसी शिकायत कहाँ से आई, यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन पार्षद की जमीन पर अवैध कब्जे की बात स्थानीय रहवासी ही झुठला रहे हैं। हाँ बताओ। यहाँ दिन लड़ाई झगड़ा होते रहता है और जुआ हुआ खेलते हैं, नशा पत्ती करते हैं, लड़ाई झगड़ा एकदम सिर फूटते तक मतलब मार पिटाई करते हैं। इतना गाली मतलब देते हैं कि हम लोग बच्चे लोग को बाहर निकलते भी वो हो जा रहा है, बच्चे लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। इतना मुश्किल परेशानी हो गया है यहाँ पे, इसलिए मोहल्ले वाले के बोल से इसको बनवा रहे हैं साफ़ सफाई करके। तो इसमें आपत्ति क्या? यहाँ पे बहुत दिनों से अराजकता और लड़ाई झगड़ा, जुआ और असामाजिक तत्व यहाँ पे आकर के बैठते हैं और दारू गांजा जो भी अपने हिसाब से कर्म करते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं, गाली गलौज होता है। साथ साथ में हम लोग यहीं मोहल्ले में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा यानी परेशान हैं। तो पार्षद साहब से हम लोग ने जा कर के कहा, निवेदन किया कि कुछ देखें कि इधर के लोगों के लिए कुछ सोचें। तो वह यहाँ पे कुछ जन समाज के कल्याण के लिए कुछ न कुछ निर्माण करा रहे हैं, जिसका प्रयोग हम सभी यहाँ के निवासी स्थानीय लोग करेंगे। और ऐसा किसी प्रकार से उनका हम लोग के अनुसार से नहीं लगता कि और कोई प्रकार से उनका भावना हो कि अपने लिए ऐसा सोचने वाला। ये सब प्रकार से वो जन कल्याण के लिए ही कर रहे हैं, ऐसा हम लोग को मोहल्ले वाले लोग को लग रहा है। खींचने का काम करोगे तो कैसे चलेगा? आप लोग भी राजनीति कर रहे हैं, नेताओं से संबंध है, अधिकारियों से संबंध है,
देवी खुद के लिए फंड लाइए और विकास करवाइए। आप केवल पार्षद के पानी पी करके आप पार्षद का विरोध करें तो देवी खुद की जनता इतना नासमझ नहीं है। देवी खुद की जनता बहुत समझदार है, वो जानते हैं कि कौन काम करवा रहा है देवी खुद में और कौन सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं और सिर्फ पार्षद का पैर खींचने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में देवी खुर्द की जनता समझदार है, आने वाले समय में ये बता देंगे कि देवी खुर्द के लिए कौन उपयुक्त है और कौन अनुपयुक्त। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. कभी सोचा है आपने, जब अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं तो आपको डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको भरोसा होता है कि पैसा सुरक्षित रहेगा। यही भरोसा हम क्रेडाई में लेकर आए हैं। यहाँ हर प्रॉपर्टी है भरोसे वाली और बुकिंग पर ऑफर्स की बरसात भी। क्रेडाई हाउसिंग एक्सपो, घर की बात भरोसे के साथ 27, 28, 29 सितम्बर, ग्रैंड लोटस, तिफरा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शासन के द्वारा शासकीय स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रही छात्राओं का सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरण कर उन्हें स्कूल आने में सुविधा प्रदान की जा रही है। पिछले कई वर्षों से यह योजना निरंतर जारी है। इसके तहत कई छात्राओं को योजना के तहत साइकिल भी प्रदान दी गई। इसी कड़ी में शुक्रवार को सत्यम चौक स्थित स्वामी आत्मानंद BR अम्बेडकर अंग्रेजी महाविद्यालय में सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शिक्षा जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, क्योंकि यही शिक्षा आपके जीवन की राह तय करती है। सरकार के द्वारा शिक्षा के विकास के लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं, तो वहीं विद्यार्थियों को भी आज जिम्मेदारी है कि वह अपने शिक्षा के महत्व को समझे और इस मौके पर उन्होंने स्कूल के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन भी दिया है। तकरीबन 10 से अधिक छात्राओं को यहाँ इस योजना का लाभ दिया गया। इस मौके पर स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वो आप सबको पूरी करनी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। वो आप सबको पूरी करनी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। भीमराव अंबेडकर जी कितने अभाव में। सर्व हिंदू समाज के द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में उन्होंने विभिन्न मांगे उठाई, जिनमें प्रमुख रूप से डीजे पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। उनका कहना है कि यदि डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो गरबा और डांडिया जैसे आयोजनों पर भी यह नियम लागू होना चाहिए, क्योंकि वहां भी खतरा बना रहता है। दूसरी मांग यह थी कि धार्मिक विसर्जन के दौरान डीजे बजाने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा उन्होंने नवरात्रि के आयोजनों के दौरान प्रवेश के लिए आधार कार्ड और तिलक की अनिवार्यता पर जोर दिया, ताकि आयोजन की पवित्रता बनी रहे। अश्लील गानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गई और पारंपरिक वेशभूषा में ही प्रवेश देने पर जोर दिया गया, क्योंकि नवरात्र में एक धार्मिक पर्व है जिसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल होती है। इन सभी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में सर्व हिंदू समाज के लोगों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आज हम सभी कलेक्टर ऑफिस आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। ज्ञापन इस विषय पे दिया जा रहा है कि ये जो बिलासपुर शहर में कुछ वर्षों से डांडिया गरबा के रास गरबा के नाम पर जो इवेंट किए जा रहे हैं और जिस पर अश्लील गाने चलाए जा रहे हैं और हमारे घर की हिंदू बहन बेटियां जो छोटे कपड़े पहनकर नग्न अवस्था में जो नाच रही हैं, ये सरासर गलत है। हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमने अश्लील गानों को चलाने पर रोक लगाया है और
अगर ये करना चाहते हैं तो देवी माँ को आगे रख के करें, और जो अश्लील गाने बजाए जाते हैं, जो अभद्र गाने बजाए जाते हैं और जो अभिनेता बुलाए जाते हैं उनके भी कपड़ों का कोई सही ढंग के कपड़े नहीं पहने होते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो भी भारतीय परिधान में आए और भारतीय भजनों पर ही गरबा नृत्य करें और कलश जलाएं, देवी माँ की प्रतिमा रखें, बाकायदा चप्पल जूते बाहर निकाल कर हमारे धर्म में जिस तरह से हमारी संस्कृति में गरबा किया जाता है उसी तरह से गरबे किया जाए। इसका पर हम सभी सर्व हिंदू समाज के बैनर तले यहाँ पर कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। हमारी कुछ 5 मांगे हम लोगों ने प्रशासन से मांग की है। सबसे पहला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो साउंड्स का निर्धारित किया गया है मानक, या तो अगर डीजे पे बैन लगाया गया है तो तत्काल प्रभाव से डीजे, गरबा और डांडिया में भी बैन होना चाहिए, क्योंकि अटैक का खतरा तो वहाँ पर भी है जिन्होंने ज्ञापन दिया है। अदरवाइज़ आप जो विसर्जन में डीजे बजने नहीं दे रहे हैं उसको बजने दें वापस। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये चाहते हैं, देखिए ये नवरात्रि के पावन पर्व पर जो गरबा डांडिया का जो नृत्य होता है, ये पारंपरिक नृत्य है जो देवी माँ की 9 दिन की पूजा करने के उपलक्ष्य में किया जाता है, आराधना की जाती है। हम इसमें किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम उन सभी आयोजनकर्ता को निवेदन करते हैं कि तत्काल प्रभाव से आप वहां पर जिनको भी सम्मिलित कर रहे हैं तिलक लगाकर आधार कार्ड के माध्यम से जांच कर ही अंदर आने दें। एवं अगर कोई भी आयोजनकर्ता में शामिल कोई गैर हिंदू समाज का है तो भी हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है और हम आयोजनकर्ता पर FIR करेंगे। वहाँ पर अगर किसी भी प्रकार के फिल्मी अश्लील गाने बजते हैं तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति के खिलाफ है। अगर आप इसका व्यवसायीकरण करना चाहते हैं पैसा कमाने के उद्देश्य से, तो दशहरा के बाद कोई दिन चूज़ करें। आपको जैसी अश्लीलता फैलानी, जिसको बुला के डांस कराना है आप कराएं, आप स्वतंत्र हैं। विस्तारक यंत्र के संबंध में जो शासन का निर्देश है वो बिल्कुल स्पष्ट है, और कोई भी इस तरह का आयोजन होगा उसको परमिशन भी होगा, तो बिल्कुल जो नियम है नियम शर्तों के अधीन ही होगा। बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास की राह में आई बाधाएं अब दूर होने जा रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा 287 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट का विकास शुरू करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच जमीन विवाद पर कहा है कि एक बार जमीन देने की अनुमति के बाद रक्षा मंत्रालय इस मामले से पीछे नहीं हट सकता। हाईकोर्ट ने जमीन पर एयरपोर्ट के रुके हुए काम को शुरू करने के भी निर्देश दे दिए हैं। नाइट लैंडिंग की सुविधा को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी से सवाल जवाब तलब किया गया है। 2 सप्ताह में शपथ पत्र के साथ राज्य और एयरपोर्ट अथॉरिटी को जवाब देने को कहा गया है। आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल साहब की खंडपीठ में एयरपोर्ट वाले मामले की सुनवाई हुई, और आज मैं बहुत खुशी से बताऊंगा कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण 2 निर्देश माननीय हाई कोर्ट ने पारित किए हैं। पहला तो जो ज़मीन से जुड़ा मामला था कि सेना की ज़मीन के ट्रांसफ़र में लगातार कोई ना कोई बाधा आ रही थी। 1 मार्च 24 को सेना 287 एकड़ पर काम करने की अनुमति दे चुकी थी, फिर भी उसके बाद जो पैसा 93 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने जमा किया था उसको बिना भुगतान किए चेक को वापस कर दिया गया, और अब ऐसा लग रहा था कि ज़मीन फिर फंस जाएगी। तो आज हमने पूरे विस्तार से बताया कि ये पहले भी राज्य और केंद्र दोनों शपथ पत्र में कह चुके हैं कि ये जनहित से जुड़ा मामला है और एयरपोर्ट के विकास के लिए ज़मीन की कमी नहीं होने दी जाएगी। ऐसे में ये जो हो रहा है ये उचित नहीं है। माननीय हाई कोर्ट ने इसको स्वीकार किया और कहा कि एक बार जब 287 एकड़ ज़मीन पर कार्य करने की एयरपोर्ट के विकास की अनुमति दी जा चुकी है तो फिर इससे पीछे नहीं हटा। राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने ये निर्देश तुरंत दिया कि 4C एयरपोर्ट बनाने के लिए अब तक क्या प्रक्रिया की है और क्या कार्रवाई की है उससे अगली सुनवाई तक अवगत कराएं, जिससे कि उसके आगे कैसे काम होगा ये तय किया जा सके। छत्तीसगढ़ के राजिम के फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र में 3 दंतैल हाथियों ने एक ग्रामीण को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि घटना सोरित करपी दादर मार्ग की है। वन अमला के हाई अलर्ट के बाद भी ग्रामीण कुमार मरकाम जंगली मशरूम तोड़ने जंगल गया था, जहां अचानक 3 हाथियों ने हमला कर दिया और दौड़ाकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है, लोग दहशत में हैं। घटना के बाद तीनों हाथी महासमुंद जिले की सीमा की तरफ चले गए। क्षेत्र में हाई अलर्ट अब भी जारी है। इस क्षेत्र में हाथी 4-5 दिन से विचरण कर रहे जंगल में। यहाँ इधर ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया था, पुलिस द्वारा भी और फॉरेस्ट विभाग द्वारा। ये क्या है, सोरित खुर्द का एक ग्रामीण है जिसका नाम है कुमार, पिता शाखाराम, उम्र 44 वर्ष है। और ये आज रात में बताया जा रहा है कि 3 बजे फुटू निकालने साइकिल से जंगल आ रहे थे, तो बीच में अचानक
जंगल से हाथी निकला और इसको दौड़ाने लगा। फिर ये बाएं पैर से शायद विकलांग है, तो ये दौड़ नहीं पाया और हाथी इसको कुचल दिया और महासमुंद की ओर निकल गया है हाथी। अभी इसका मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है, सब पोस्टमार्टम हॉस्पिटल ले जाकर कराना है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. कभी सोचा है आपने, जब अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं तो आपको डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको भरोसा होता है कि पैसा सुरक्षित रहेगा। यही भरोसा हम क्रेडाई में लेकर आए हैं। यहाँ हर प्रॉपर्टी है भरोसे वाली और बुकिंग पर ऑफर्स की बरसात भी। क्रेडाई हाउसिंग एक्सपो, घर की बात भरोसे के साथ 27, 28, 29 सितम्बर, ग्रैंड लोटस, तिफरा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत। बीते कुछ दिनों पहले रतनपुर क्षेत्र में अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर राजेश शर्मा को 1 क्विंटल गांजे के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इन टू इन इन्वेस्टिगेशन के दौरान राजेश शर्मा से कड़ी पूछताछ करने के दौरान पुलिस को जानकारी हुई कि गांजे का मुख्य सप्लायर गजपति जिला उड़ीसा के होने का जानकारी मिला, जिसके बाद एसडीओपी कोटा द्वारा उड़ीसा के लिए रतनपुर थाने से टीम भेजी गई। उड़ीसा पुलिस की मदद से ग्राम बिरकोट जंगली इलाकों में गांजा तस्करी करने वालों के ठिकाने में दबिश दी गई, जहां से 2 मुख्य अंतर्राज्यीय तस्कर नीलांचल बेहरा और विक्रम पात्रों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई, तब इन्होंने राजस्थान के रहने वाले राजेश शर्मा को 1 क्विंटल गांजा बेचने की बात कबूल की। दोनों अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। विगत दिनों रतनपुर थाने में एक एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई हुई थी, जिसमें 101 किलो गांजा जो है जब्त किया गया था आरोपी से। एनडीपीएस एक्ट के सभी प्रकरणों में एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जहां से भी सप्लायर्स जो है सप्लाई कर रहे हैं और जहां तक सप्लाई कर रहे हैं, एक चरण पे हम लगातार जो है विवेचना कर रहे हैं। इसी में हमें जानकारी मिली थी आरोपी से पूछताछ के दौरान कि उड़ीसा के 2 व्यक्तियों से वह गांजा लेकर के आया था, इसलिए टीम उड़ीसा पहुंची और वहां के 2 आरोपी नीलांचल बेहरा और विक्रम पात्रो उर्फ गांधी, इन दोनों की गिरफ्तारी जो है उड़ीसा जाकर के हमारी टीम ने की है और दोनों को अरेस्ट करके जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। ये दोनों आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि ये अलग अलग राज्यों में, केरल, महाराष्ट्र इत्यादि सभी जगह गांजा सप्लाई करते रहे हैं। अभी भी ये सप्लाई करके राजस्थान में गांजा सप्लाई कर रहे थे, जिसको जो है बिलासपुर पुलिस की टीम ने पकड़ा हुआ था और आगे भी इसमें जो भी कड़ियों में पाए जाएंगे आरोपी, सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। धारदार हथियार दिखाकर राहगीरों को डराने और धमकाने वाला मामला सामने आया। पूरा मामला सरकंडा थाने क्षेत्र का है, जहां सरकंडा स्थित चिंगराजपारा प्रभात चौक के पास एक व्यक्ति फरसा लेकर खौफ का माहौल पैदा कर रहा था और क्षेत्र में शांति फैलाने का काम कर रहा था, लोगों को डरा और धमका रहा था। इस मामले की जानकारी आसपास के लोगों ने सरकंडा पुलिस को दी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकंडा पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी चंदू कुर्मी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास मिले फरसे को जब्त कर लिया और साथ ही साथ चंदू कुर्मी के ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। जैसा कि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे जो सामाजिक तत्व हैं, जो ये सारी चीज़ें गतिविधियों में शामिल हैं, उसी के आधार पे हमने एक जो समाज पे प्रभाव डाल रहे हैं, अनैतिक कार्यों पे ये सारी चीज़ों को फैला रहे हैं, उन्हीं पे कार्रवाई करते हुए आज एक चंदू कुर्मी के ऊपर 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई किया गया है। विधिवत उसकी कार्रवाई कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। ये जो अभी पेट्रोलिंग है सर, लगातार जारी रहेगा कि? हाँ, जैसे भी हो, अभी हमने पूरे अपराध पे अंकुश लगाने के लिए जो भी संदिग्ध व्यक्ति अगर इस माहौल को ख़राब करते हैं
तो उनके पे अंकुश लगाने के लिए ये सारी कार्रवाई अभी चलते रहेगा। पुलिस और स्टूडेंट यूनियन के बीच आपस में झड़प होने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार एबीवीपी द्वारा अटल यूनिवर्सिटी में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान स्टूडेंट यूनियन वालों ने इस सदस्यता अभियान का विरोध जताते हुए अटल बिहारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर जब पुलिस पहुंची उस दौरान स्टूडेंट यूनियन और पुलिस के बीच गहमागहमी मच गई और झड़प भी हो गई। सोशल मीडिया में एक और मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक नाबालिग लड़के दूसरे नाबालिग लड़के की बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहा है। आपको बता दें, नाबालिग की बेरहमी से पिटाई लात और घूसों से की जा रही है। आप साफ साफ वीडियो में देख सकते हैं। पूरा मामला सिविल लाइन थाने क्षेत्र का है। नाबालिग आरोपी द्वारा पिटाई के दौरान माफी मांगने के लिए दूसरे नाबालिग को मजबूर करता दिखाई दे रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में भी आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है। हालांकि सिविल लाइन पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और मामले की जाँच कर रही है। जी, इसमें एक ही स्कूल के 2 बच्चे हैं जिनके बीच में आपसी विवाद था। उस बात को लेकर एक लड़के ने दूसरे को थप्पड़ मारता हुआ जैसा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। वीडियो की जानकारी मिलते ही इस घटना को संज्ञान में लेते हुए जो आरोपी बालक है उसका पता करके उससे पूछताछ की जा रही है क्या पूरा मामला है। प्रथम दृष्टया ये लगभग 2-3 महीने पहले का मामला लगता है। इसमें जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। नेहरू चौक के पास रायपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार वाहन के चालक ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद ड्राइवर वाहन लेकर रायपुर की ओर भाग रहा था, जिसे मौके पर ही मौजूद कुछ लोगों ने किसी तरह से हाईवे को ओवरटेक कर पकड़ लिया। सिविल लाइन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन चालक और हेल्पर को गिरफ्तार कर वाहन को जब्त कर लिया है। सिविल लाइन पुलिस मृतक की पहचान कर आगे की कार्रवाई करने में लगी हुई है। भारत में हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भारत के महान अभियंता एवं भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। इनके कार्यों को देखते हुए भारत रत्न सम्मानित किया गया था। उन्हें फादर ऑफ इंजीनियर भी कहा जाता है। लिहाजा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करने वाले शैक्षणिक संस्थान इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं। हालांकि 15 सितंबर गुजर चुका है, लेकिन अभी भी शैक्षणिक संस्थानों में इंजीनियर्स डे पर कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को इससे रूबरू कराया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को गतौरा स्थित जेके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इंजीनियर्स डे और फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्था के विद्यार्थियों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। तो वहीं इंजीनियर्स डे के मौके पर भारत के महान इंजीनियर भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को उनके द्वारा देश की प्रगति में दिए गए योगदान के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर जेके कॉलेज के अध्यक्ष खान ने बताया कि संस्था के द्वारा इंजीनियरिंग के योद्धा के जन्म दिवस को मनाने हर साल इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को इससे जोड़ा जाता है। इसके अलावा बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को सामने लाने के लिए मंच भी प्रदान किया जाता है, जिससे बच्चे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। उन्होंने इस दिन के महत्व पर प्रकाश डाला। समझ में नहीं आता कि स्लोगन देखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है। कितनी अगर वो तंदुरुस्त ना हो, इंसान के एक हाथ में आ जाती है। इंजीनियर डे के लिए हम लोग बहुत अच्छा सेलिब्रेट करेंगे उसको, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस है। और कुछ नहीं, बस सबको ऑल द बेस्ट। क्या परफॉर्मेंस देंगे? मेरा सोलो क्लासिकल डांस है, फर्स्ट टाइम पे। क्या कहना चाहते हैं इस कॉलेज के बारे में? कॉलेज तो एकदम मस्त है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ के टीचर्स जो है ना बहुत सपोर्ट करते हैं, कुछ भी दिक्कत हो ना बोलो, एकदम फ्रेंडली टाइप ना हर चीज़। आविष्कार बनाती है, एक चीज़ विज्ञान खोज के देती है, उसकी 4 बना देती है, या 10 चीज़ों को मिला करके एक चीज़ बना देती है। माने जो कुछ है इंजीनियरिंग है, और इंजीनियरिंग डे आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसकी शुभकामनाएं, मुबारकबाद आप सभी पत्रकारों को भी और पूरे देश को और पूरी दुनिया को। ये हम लोगों ने 57th 1968 से मना रहे हैं। अभी जो 15 सितंबर को मनाया और हम लोग आज 27 को मना रहे हैं, एक 57th इंजीनियर्स डे मना रहे हैं। और जिसकी थीम तो आप लोग जानते ही होंगे, इनोवेटिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर।
सतत भविष्य के लिए नवाचार। दूसरी थीम इसके लिए मिली इंजीनियरिंग सॉल्यूशन फॉर ए सस्टेनेबल वर्ल्ड। सतत दुनिया के लिए अभियांत्रिकी समाधान, इसकी ये थीम मिली। ये थीम भी इस साल बड़ी अनोखी दी गई 2024 की। अब आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते पूछिए। दूसरा, परंपरागत, जैसे कि हमारे भारत की हजारों साल की संस्कृति और तहजीब है कि हम आने वालों का, बड़े जूनियर लोगों का भी, सीनियर की जो आते हैं उनका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उसी कड़ी में आज का दिन इंजीनियर्स डे के साथ साथ जूनियर और फ्रेशर्स जो है उनका स्वागत और वेलकम का डे भी इसी सेलिब्रेशन में शामिल किया गया है। तो यह एक टाइटल दिया गया है। तो आज दोनों प्रोग्राम टूगेदर सेलिब्रेट किए हैं। वेलकम टू फ्रेशर्स एंड इंजीनियर्स डे, 57th इंजीनियर्स डे। ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।